हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री के अंदर 12th क्लास का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम जो सॉल्यूशन चैप्टर है सेकंड, इसमें जो इनिशियल सॉल्यूशन क्या है उसको तो हम देखेंगे, लेकिन इसमें जो हमारा इनिशियल जो पार्ट है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, ऑलरेडी हम 11th क्लास में फर्स्ट जो चैप्टर आता है हमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री हम बोल सकते हैं या मोल कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, उसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हम 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार वापस हम रिवाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से। मैं बता रहा हूँ, पूरा पढ़ा रहा हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन आपको एक आइडिया तो होगा कि दो चीज़ को या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को मिलाने से सॉल्यूशन बनता है। तो जब सॉल्यूशन बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ उसकी कंसंट्रेशन होगी, और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन चैप्टर को। तो सॉल्यूशन पहले तो समझ लेते सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो व्हाट आर सॉल्यूशन, तो सिंपल सी बात है, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है होमोजीनियस। ठीक है, उसका मतलब क्या वो भी देखेंगे। तो उसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट, क्योंकि सॉल्यूशन अगर मुझे बनाना है तो कम से कम दो चीज को तो मेरे को आपस में क्या करना पड़ेगी, मिलानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कम से कम दो कंपोनेंट होते हैं। हियर ईच कंपोनेंट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। हालांकि इस चैप्टर में हमें स्पेसिफिक टाइप का सॉल्यूशन देखना है। तो जो कंपोनेंट है वो तीनों स्टेट, मतलब सॉलिड भी हो सकता है दोनों सॉलिड हो, या चार हो तो चारों सॉलिड हो। ठीक है, अलग अलग टाइप के, या उसमें से एक सॉलिड हो, एक लिक्विड हो, या एक गैस हो, या इस तरीके से कुछ भी उनकी फेस हो सकती है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है। अब जो टर्म मैंने बोला था होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, तो व्हाट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, मतलब जो भी मैंने कंपोनेंट मिक्स करे, ए और बी कंपोनेंट मिक्स करे, या ए बी सी डी जो भी कंपोनेंट मैंने मिक्स करे, तो मिक्स होने के बाद जब फाइनली सॉल्यूशन बन गया तो वो कंपोजिशन जो है और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट द मिक्सचर, उन सबके मिक्स होने से। ठीक है, और बहुत सिंपल एग्जांपल्स हम समझते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है पे, टेक अ स्पून ऑफ शुगर एंड मिक्स थ्रूली इन अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, शुगर लो, ग्लास ऑफ वाटर लो, और दोनों को क्या कर दो, मिक्स कर दो यानी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के लिए मैंने क्या करा, शुगर लिया, सॉरी ग्लास ऑफ वाटर लिया, इसके अंदर मैंने क्या डाला, शुगर डाला। जब इन दोनों को हमने मिक्स करा तो अब मैं बोल रहा हूं देन चेक वेदर द टेस्ट ऑफ एवरी ड्रॉप इज सेम और नॉट। मतलब मैंने एक ड्रॉप यहां ऊपर से निकाला, ठीक है, एक ड्रॉप अगर मैं कह रहा हूं यहां से मैंने एक स्पून निकाला। ठीक है, ये मिक्सचर बनने के बाद शुगर और वाटर का, एक ड्रॉप मैंने यहां से निकाला, एक यहां से निकाला, यहां से कहीं से भी ले लो, इस पूरे सॉल्यूशन में से जो हमारे पास मिक्सचर बना है इसमें से कहीं से भी कोई सा भी पार्ट ले लो और उसको टेस्ट करो। अगर टेस्ट थ्रू आउट द कंपोजिशन कहीं से भी सेम आता है तब मैं उसको क्या बोलूंगा, होमोजीनियस। तो हर एक जगह कहीं से भी आप उस मिक्सचर का पार्ट ले लो और उसमें सेम प्रॉपर्टीज और सेम टेस्ट आपको चीज मिलेगी, तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस। होमो मतलब सेम, थ्रू आउट द कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे शुगर का टेस्ट बहुत ज्यादा मीठा आ रहा है और ऊपर कम आ रहा है। वो कब होगा, जब शुगर पूरी उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही होगी। सैचुरेटेड का मतलब आप समझते होंगे, सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि मैक्सिमम जितनी डिसॉल्व हो सकती है उतनी ही करनी, उसके ऊपर करोगे तो ऑब्वियसली बात है डिसॉल्व नहीं होगी, नीचे डिपॉजिट हो जाएगी। तो आपको मैक्सिमम जितनी सैचुरेटेड होती है उतनी ही करनी है, और जब मैक्सिमम सैचुरेटेड लेवल है उससे कम रखोगे तब आप थ्रू आउट चेक करोगे तो आपको सेम टेस्ट नजर आएगा। ठीक है, ये मतलब होता है होमोजीनियस का। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो ये होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या, एक सिंपल से एग्जांपल से हमने इसको समझा नहीं। ठीक है, अब इसमें, ठीक है, क्योंकि नोट्स भी बनाते चलना, कॉपी करते चलना साथ के साथ, तो सॉल्यूशन क्या है उसकी डेफिनेशन लिखे। ठीक है, और साथ में इसके साथ एग्जांपल लिख ले ताकि आपको याद रहे। तो वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी थोड़ा आप कॉपी करिएगा साथ के साथ। ठीक है, तो इसको कॉपी करें पहले, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर इस एग्जाम्पल के साथ हमने इसको समझ ही लिया था।
यहाँ तक इसको भी कॉपी कर ले विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस पहले डायग्राम में दिख रहा है कि वाटर था, जस्ट इसमें हमने एक स्पून ऑफ शुगर ऐड करा, तो ऐड करते ही तो उसमें तो मिक्स नहीं हुआ, थोड़ा सा उसको स्टायर करेंगे, ठीक है, मिक्स करेंगे, तब जाके फिर अब जब ये सॉल्यूशन बन गया तो अब देख सकते हो सॉल्यूशन बनने के बाद अब आपको कहीं शुगर या वाटर अलग अलग नजर नहीं आ रहे। ठीक है, सेम आपको कंपोजिशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते, इससे हम कॉपी कर लिया तो वीडियो पॉज करके। अब यहां से अगर हम बात करें, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं मेजरली। ठीक है, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक सॉल्यूशन के अंदर क्या रहता है, एक ही होता है, एक ही सॉल्वेंट होगा, और बाकी जितने भी कंपोनेंट है उसमें 3 4 5 ऐड करें, सब क्या बन जाते हैं, सॉल्यूट बन जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देन सॉल्यूशन को मैंने बोला डिवाइड करा, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो कंपोनेंट कम स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको तो मैं क्या बोलूंगा, सॉल्यूट। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज नॉन एज सॉल्यूट, एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इस तरीके से। हाँ, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, उससे अलावा जितने भी कंपोनेंट हमने दो के अलावा, ठीक है, दो से ज्यादा ऐड करें, वो बाकी सारे क्या बन जाएंगे, एक को छोड़ के सारे सॉल्यूट बन जाएंगे, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। ठीक है, इसको कॉपी करें। देन देखिए आगे बात करते हैं हम। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे है, तो सिंपल से एग्जांपल से आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द गिवन सॉल्यूशन। तो मुझे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन दे रखे, अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम सॉल्ट इन 1000 ml ऑफ वाटर। तो 1000 ml मुझे दे रखा, मतलब 1 लीटर वाटर दे रखा और 5 ग्राम सॉल्ट दे रखा है। तो स्मॉलर क्वांटिटी में पता ही लग रहा है कौन है, सॉल्ट है, तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन हो जाएगा, सॉल्ट, और यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, वाटर हो जाएगा, क्योंकि लार्जर क्वांटिटी में है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, तो सॉल्यूशन ऑफ 5 ml इथेनॉल इन 500 ml ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ सॉल्ट सॉलिड ऐड करा था लिक्विड में, या लिक्विड ऐड किया जा रहा है लिक्विड में। ठीक है, तो कैसा भी हो सकता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूट की बात करें तो ये 500 ज़्यादा है, 5 कम है, तो सॉल्यूट हो जाएगा इथेनॉल, और हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, क्योंकि ये लार्जर क्वांटिटी में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है नोट के फॉर्म में, इन द अबाउट टू सॉल्यूशन द सॉल्वेंट वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। देखो एक तो होता है, हम बोलते हैं स्मॉल और लार्जर क्वांटिटी से, और न्यूमेरिकली जब आप देखोगे तो वाटर हमें पता है एक एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट की जैसे काम करता है। तो हो सकता है कई न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको सॉल्वेंट जो है, वाटर जो उसकी क्वांटिटी सॉल्यूट से कम नजर आएगी, लेकिन न्यूमेरिकली हम उसको वाटर को हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट मान के चलते। तो ध्यान रखना, सॉल्वेंट मान के चलते तो वहां पे भले ही वाटर की क्वांटिटी कम हो विद रेस्पेक्ट टू अदर कंपोनेंट, उसको हमेशा सॉल्वेंट ही मानना अगर वाटर आ रहा है। ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशन को जिसके अंदर वाटर एज ए सॉल्वेंट आता है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो कॉपी करें एग्जांपल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉल्यूशन, अभी मैंने बोला सॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, ठीक है, दो अलग अलग तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, कि नंबर ऑफ कंपोनेंट मतलब उसके अंदर कितने सॉल्यूट है और कितने सॉल्वेंट है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा उस पर फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट मतलब मैंने कितने कंपोनेंट ऐड करे। ठीक है, तो अगर मैंने बोला 2 कंपोनेंट ऐड करे, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, जैसे मैंने शुगर और वाटर, तो कहलाएंगे 2 कंपोनेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो बनेगा, फिर 3 कंपोनेंट मतलब शुगर सॉल्ट प्लस वाटर ले लिया तो कितना हो गया, 3 कंपोनेंट। ऐसे शुगर सॉल्ट प्लस एक और मैंने कुछ ऐड कर दिया उसके अंदर। ठीक है, आइस तो चलो वही हो गया, शुगर सॉल्ट हो गया और नींबू इसमें डाल दिया, ठीक है, लेमन डाल दिया, प्लस वाटर, तो क्या हो गया, 4 हो गया। इस तरह से 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को नाम भी इस तरीके से, 2 ऐड करें तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा के क्वार्टर। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वार्टनरी सॉल्यूशन, इस तरीके से नाम देते हैं। ठीक है, तो आगे ARY लगा दिया। ठीक है, तो बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टनरी सॉल्यूशंस कहलाते हैं। एक तो है नंबर ऑफ कंपोनेंट की बेसिस पे, दूसरा जो कैटेगरी होती है इसमें वो होता है फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट,
फिजिकल स्टेट जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात करा था कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और क्या गैस भी हो सकता है। तो उसी बेसिस पे कुछ सॉल्यूशंस है वो हम देखने वाले वन बाय वन एग्जांपल के साथ, लेकिन उसमें हमें इस चैप्टर में स्पेसिफाइड टाइप के फेस वाले सॉल्यूशन ही देखने नहीं, ठीक, कौन से मैं बताते चलूंगा। तो इसको एक बार जल्दी से कॉपी करें, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम आगे बात करें इसमें, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, फिजिकल स्टेट की बात करें तो सबसे पहले मैंने लिया सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल। तो मैंने सॉल्यूट लिया यहाँ पर गैस फॉर्म में, ठीक है, सॉल्वेंट लिया वो भी गैस फॉर्म में। टाइप ऑफ जो सॉल्यूशन बनेगा गैस इन गैस, मतलब सॉल्यूट है ये गैस और बाद में जो गैस लिखा वो सॉल्वेंट, जो कि यहाँ पे इस तरीके से लिख रखा है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एयर, हमें पता है एयर के अंदर क्या है, बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, CO2 है, बहुत सारी जितनी भी गैसेस है, काफ़ी सारी, क्वांटिटी कितनी भी हो किसी भी रेशियो में, लेकिन मिक्सचर तो है, ठीक है, तो वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो एयर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, कॉपी करें इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, सॉल्यूट गैस लिया आपकी बार, सॉल्वेंट मैंने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, गैस इन लिक्विड। एग्जाम्पल ऑक्सीजन इन वाटर या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है, और उस लिक्विड के अंदर क्या CO2 कंप्रेस्ड, उस लिक्विड में गैस मतलब CO2 गैस मिक्स कर रखी होती है, जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स जिनको बोलते हैं। तो वो भी एग्जाम्पल किसका है, सॉल्यूशन क्या है, गैस इन लिक्विड, ठीक है। या ऑक्सीजन इन वाटर तो पता ही एक्वेटिक प्लांट्स है, ठीक है, सी वाटर या जो भी हमारे पास पॉन्ड वाटर होता है उसके अंदर, वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन कुछ होती है, तभी एक्वेटिक प्लांट्स और जो भी हमारे पास क्रिएचर्स होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, कॉपी करें इसको भी। नेक्स्ट देखिए टाइप, सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट सॉलिड ले लिया, तो गैस इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन हो गया मेरे पास, और इसका एग्जाम्पल करें तो एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 बाय निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ऑर्गेनिक के अंदर एक रिएक्शन होती है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, उनको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। ये रिएक्शन कराने के लिए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, लाइक निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम। ये क्या करते हैं कैटलिस्ट, वहां पे जो हाइड्रोजन, क्योंकि गैस जो होती है इधर उधर मूव कर रही होती है, तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, जो ये कैटलिस्ट होता है वो अपने सरफेस पे एड्सॉर्प्शन, ठीक है, AD, एक फिनोमेना होता है AD और एक होता है AB, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू आउट द बॉडी और एड्सॉर्प्शन होता है सिर्फ AD होता है सिर्फ सरफेस पे। तो ये सरफेस केमिस्ट्री 12th क्लास का टॉपिक है, उसमें हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन कर लेता है निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम अपने सरफेस के ऊपर, किसको, गैस को। अब ये यहाँ पे जब गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर फर्दर यहाँ से अब एल्कीन के ऊपर या एल्काइन के ऊपर इन हाइड्रोजन को ऐड करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि अब इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एक जगह रुक गए, वरना इधर उधर वो मूव करते रहेंगे तो रिएक्शन करने थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल दे रखा है उसी का कि एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 बाय निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। कॉपी करें इस एग्जाम्पल को भी। नेक्स्ट टाइप देखें, लिक्विड इन गैस, ठीक है, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या दे रखा है हमें, गैस दे रखा है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो लिक्विड इन गैस हो जाएगा। एग्जांपल देखें इसमें तो इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड या मोइस्ट नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को आपने देखा होगा है ना, व्हाइट कलर के ऐसे बहुत स्मॉगी टाइप, उसमें आपको ऐसे बोल सकते हैं, हम बोलते हैं बादल से बन रहे होते हैं इसमें, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, वो जो गैस है ना उसके अंदर मॉइस्चर के फॉर्म में नाइट्रोजन गैस होती है, तो लिक्विड इन गैस होता है। जैसे लिक्विड तो सॉल्यूट है यहाँ पे, और सॉल्वेंट क्या गैस है, तो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल क्या है, मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस या इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। वो जो लिक्विड है, अगर नॉर्मल में बात करूँ तो जो इवेपोरेशन होता है उसमें लिक्विड भी किसके फॉर्म में होती है, ठीक है, सॉरी, जो वेपर्स होती है वो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड के फॉर्म में, तो गैस फॉर्म में जा रही होती है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस होती है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस होती है, वो एग्जांपल है किसका, लिक्विड इन गैस के अंदर, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, गैस के अंदर। तो ये है लिक्विड इन गैस टाइप, ठीक, कॉपी करें इसको भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। तो टाइप क्या हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड, और एग्जांपल इथाइल अल्कोहल इन H2, बताने की जरूरत ही नहीं है, तो है ना। तो मैंने बोला कि जो जितने भी हम टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है,
उनमें से हमें स्पेसिफिक टाइप इस चैप्टर में पढ़ना है। उसमें से ये वाला जो टाइप है, ठीक है, ये वाला जो टाइप है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, इसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड पे ही आगे का चैप्टर हमारा चलेगा। ठीक है, एक सॉलिड इन लिक्विड और एक लिक्विड इन लिक्विड, दो टाइप के सॉल्यूशन हम इस चैप्टर में डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ, तो इसको कॉपी करें। फिर देखिए, सॉल्यूट अगर लिक्विड हो जाए, सॉल्वेंट सॉलिड हो जाए तो लिक्विड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन बनेगा। और एग्जाम्पल हो जाएगा मरकरी इन सिल्वर और सिल्वर एमेलगम। हमें पता है जो मरकरी होता है वो किस फॉर्म में होता है तो मेटल, लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है। और मरकरी इन सिल्वर, और सिल्वर खुद कैसा एक सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर कहीं कहीं पे जो मरकरी उसके अंदर, ठीक है, मरकरी किसी भी मेटल के साथ कंबाइन होके जो एक कंपोनेंट बनाता है उसको हम जनरली एलॉय बोलते हैं, दो मेटल कंबाइन होकर बनाता है। और अगर स्पेसिफिकली वो एक मेटल उसमें से मरकरी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमेलगम, सिल्वर एमेलगम, ठीक है, सोडियम एमेलगम, मैग्नीशियम एमेलगम, ऐसे एमेलगम टाइप बहुत सारे हो सकते हैं। एमेलगम क्या है, एक एलॉय का टाइप है और उसमें स्पेसिफिक क्या है, एक मेटल जो है वो कौन होता है, मरकरी होता है। तो इसी तरीके से कई तरह के जो एमेलगम है उसमें थोड़े कम अमाउंट में क्या होता है, मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में होता है और सॉलिड फॉर्म में कोई दूसरा मेटल होगा। तो ये जितने भी एमेलगम होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, लिक्विड इन सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं, सॉल्यूशन टाइप। ठीक है, इसको भी कॉपी करें। फिर देखें सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल की बात करें तो आयोडीन इन नाइट्रोजन और इवोपरेशन ऑफ कैंपर। ठीक, कैंपर मतलब आपने देखोगे वॉशरूम्स वगैरह में भी आजकल वो जो यूज करते हैं हम स्मेल वगैरह को कम करने के लिए, वो भी क्या होते हैं, इस तरह के होते हैं कि सॉलिड से डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट होते हैं गैस में। तो सॉलिड इन गैस जो गैस फॉर्म में है, ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ आयोडीन भी क्या होता है, डायरेक्ट मतलब ये सब्लिमेट होते हैं, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन टाइप का है, यानी ठीक है। और उसको बर्न करोगे तो भी आपको डायरेक्ट वो सॉलिड फॉर्म में जलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उस सॉलिड के अंदर क्या है, एक्चुअली गैस फिल कर रखी है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये एग्जांपल कॉपी करें। नेक्स्ट देखें सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड हो और सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड हो, तो सॉलिड इन लिक्विड, शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने देख ही लिया। तो ये दूसरा टाइप है जो हमें क्या है पढ़ना है इस चैप्टर में। दो है, सॉल्वेंट आप देख रहोगे वहां पे भी लिक्विड था, लिक्विड इन लिक्विड में, और सॉलिड इन लिक्विड में भी सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड ही है। ठीक है, तो दो टाइप के जो हमारे सॉल्यूशन है ये इस चैप्टर में मेजरली पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो इसको कॉपी करें। चलिए लास्ट है सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ होता है कि बिल्कुल होता है। ठीक है, जितने भी मेटल एलॉय है ना, एलॉय मैंने अभी बताया था, जैसे दो या दो से ज़्यादा मेटल कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय। तो दो अलग अलग टाइप के मेटल जब कंबाइन हो रहे हैं तो वो पहला भी सॉल्यूट है, दूसरा भी सॉल्वेंट। मतलब ये मान लो कि उसमें मेजर क्वांटिटी में जो एलॉय है उसमें जो मेजर क्वांटिटी में एलिमेंट है वो तो हो गया सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में वो हो गया सॉल्यूट। तो सॉलिड इन सॉलिड, और जितने भी एलॉयज हो एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ब्रॉन्ज लिखा है, और यहाँ पर ब्रॉन्ज के बारे में खास बात क्या लिखी है, ब्रॉन्ज वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एलॉय क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, जो पहला एलॉय जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया था, ठीक है, जो पहला मैन मेड एलॉय जो पहला बनाया गया वो कौन था, ब्रॉन्ज था। ठीक है, अभी सॉलिड इन सॉलिड जो आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर दे रखा है सॉलिड स्टेट, उसके अंदर इस सॉलिड इन सॉलिड को हम जरूर डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप कॉपी करें। ये टाइप देखे हमने, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, तो ये भी एक तरीका है, क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड होना है जरूर नहीं, वो मिक्सचर है दो अलग अलग कंपोनेंट का, और वो कंपोनेंट की फेस कुछ भी हो सकती है। हाँ, हमारे चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी कौन सा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो उसमें दो टाइप के स्पेसिफिक हम पढ़ते हैं, सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड ये सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी करें। फिर देखें आगे, ये तो हुआ बेसिक कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन को कैसे कंपोनेंट वाइज और फिजिकल स्टेट वाइज कैसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ड कंसंट्रेशन की।
कंसंट्रेशन वर्ड की अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, उसको समझने के लिए इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है इस चैप्टर में, तो यहाँ पे लिखा है कंसिडर 2 बीकर विच कंटेन सॉल्वेंट लाइक वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इसमें क्या करा, यहाँ पर 2 अलग अलग बीकर लिए, दोनों को सेम अमाउंट में पानी से फिल कर दिया, ठीक है, दोनों में वाटर ले लिया, सेम अमाउंट लिया है। अब इसके अंदर क्या करा यहाँ पर, ठीक है, लेट अस ऐड सॉल्यूट लाइक सॉल्ट इन बोथ कंटेनर्स बट इन डिफरेंट क्वांटिटीज। ये तो हुआ प्योर कंपोनेंट ए वाटर। अब इसमें हम दूसरा कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं और वो दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, सॉल्ट। अब वो जो सॉल्ट ऐड कर रहे हैं वो है तो कंपोनेंट सेम, सॉल्ट ही ऐड करेंगे लेकिन अलग अलग क्वांटिटी में ऐड करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया यहां पर इसके अंदर 10 ग्राम NaCl ऐड करा हमने, ठीक है, फर्स्ट वाले बीकर में, और सेकंड वाले बीकर में 30 ग्राम NaCl ऐड करा। दोनों में पानी और नमक का घोल है, ये भी पानी और नमक का घोल है, सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन है दोनों, लेकिन इसमें पानी दोनों में सेम है, वाटर का अमाउंट दोनों में सेम है, लेकिन यहां पे सॉल्ट 10 ग्राम है और यहां पर कितना है, 30 ग्राम है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा जब आप इसको टेस्ट करोगे, ठीक है, विच सॉल्यूशन विल बी मोर सॉल्टी। तो ऑब्वियस बात है, आपको पता है जो 30 ग्राम जिसमें ज्यादा नमक होगा वो ज्यादा सॉल्टी नजर आएगा। तो ये इससे हमें इसकी कंसंट्रेशन पता लगती है कि अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो ओवरऑल जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसकी भी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये भी 2 कंपोनेंट सेम है, इसमें भी दोनों कंपोनेंट सेम है, लेकिन जैसे उनका अमाउंट वेरी करेगा तो उनका कैरेक्टरिस्टिक भी वेरी कर जाएगी। ये भी सॉल्टी, ये भी सॉल्टी, लेकिन ज्यादा सॉल्टी कौन नजर आएगा, ये। क्यों, क्योंकि इसमें हमने सॉल्ट ज्यादा डाल दिया है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की इंपॉर्टेंस यहां से आती है। तो वाई इज इट मोर सॉल्टी, तो सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि यहां पर मैं कह सकता हूं मोर क्वांटिटी ऑफ NaCl एडेड इन सेकंड कंटेनर, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इज मोर है, क्योंकि ज्यादा यहां पर सॉल्ट डाला गया है। तो अब कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। तो कितना हमने सॉल्यूट ऐड करा है किसी भी नोन, पहले से या तो कोई सॉल्यूशन बना हुआ तो उसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से बता दी, ठीक है, या फिर कोई सॉल्वेंट के अंदर, जैसे अभी पानी के अंदर मैंने प्योर डाला है, ठीक है, तो दोनों ही क्या बनाएंगे, वो सॉल्यूशन बनाएंगे। या तो प्योर सॉल्वेंट हो उसमें मैंने क्या डाला, सॉल्यूट डाला, या पहले से, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये पहले से एक सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर का, अब इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट कितना डाल रहे हो वो बात हो जाए, या फिर उसमें कोई थर्ड कंपोनेंट डाल दो, शुगर डाल दो, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोला गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, दोनों में पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको एक बार आप कॉपी करें। चलिए, अब कंसंट्रेशन क्या होता है बेसिक सा वो हमने बात कर ली। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है इस पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये वर्ड काफी सुनना है हमें, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्या होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सिंपल सा मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर ये सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, ये सॉल्यूशन जो बना हुआ है ये कैसा है, इसमें जो हमारे पास सॉल्यूट है बहुत कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। तो a solution in which solute is present in very small quantity is known as dilute solution। और इसका कलर भी देख रहोगे तो थोड़ा सा, ठीक है, इसमें वाटर डाला है और वाटर में जो भी मैंने सॉल्ट या शुगर जो भी ऐड करा है, ठीक है, तो इसका कलर हल्का सा ब्लू दे रखा है। ये अगर मैंने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो बिल्कुल अब यहां पर आप सॉल्यूशन देखो तो इसका कलर कैसा हो गया, थोड़ा सा उसके रेस्पेक्ट में डार्क हो गया, यानी, ठीक है। और डार्क होने का मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड मतलब मैंने जो सॉल्यूट था उसकी अमाउंट या उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। तो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। तो ये 2 कॉमन वर्ड है कि एक डाइल्यूट होता है और एक कंसंट्रेटेड होता है। तो डाइल्यूट का मतलब सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है या जो उसका अमाउंट है वो कम होता है, और कंसंट्रेटेड का मतलब सॉल्यूट का अमाउंट उसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन सिंपल है, वैसे तो आपको पता होगा तो जरूरत नहीं, फिर भी आप लिखना चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। पहले ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, देन फिर ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। चलिए,
फिर आगे बढ़ते हैं हम। कंसंट्रेशन टर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 11th क्लास में भी इसी तरीके से मैंने आपको बताया था। तो पहला मैंने लिखा है टेम्परेचर डिपेंडेंट। टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म हम देखने वाले हैं। उन 8 में से 4 टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और 4 टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। कौन कौन से टर्म्स है वो? तो परसेंट बाय वॉल्यूम और परसेंट वी बाय वी, ठीक है। इस तरीके से भी उसको रिप्रेजेंट या बोला जाता है, परसेंट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। लिखने का अलग अलग तरीके, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। और अब तो आपने 11th में एक बार पढ़ लिया तो इतना प्रॉब्लम हो गई। पहली बार जब 11th में पढ़ते हैं तब थोड़ा सा भले ही इस तरीके से लगता है कि हमें हाँ ये क्या एक ही वर्ड है अलग अलग, ठीक है। तो परसेंट बाय वॉल्यूम या परसेंट वी बाय वी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और परसेंट डब्ल्यू बाय वी, ठीक है। थर्ड मोलरिटी एंड फोर्थ नॉर्मेलिटी। ये 4 कंसंट्रेशन जो टर्म्स है, ये 4 कंसंट्रेशन जो टर्म्स है, ये टेम्परेचर क्या है? डिपेंडेंट है। टेम्परेचर के वेरी होने से इनकी वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी। क्यों? क्योंकि इन सभी में आप देखोगे तो वॉल्यूम मोलरिटी भी आपको एक बेसिक आइडिया है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ वॉल्यूम, और नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम हमें पता है टेम्परेचर चेंज होने से, ठीक है, वॉल्यूम भी क्या होता है? चेंज हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा, इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स होते हैं। तो ये तो हुए 4 टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स, ठीक है। इनको 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो पहले अब इसको आप कॉपी कर ले एक बार। फिर 4 जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। तो ठीक है, चारों टर्म देख लेते पहले। तो यहां मैंने बोला पहला जो टर्म है वो है परसेंट वेट बाय वेट, ठीक है, जिसको परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू भी बोलते हैं। कुछ बुक्स में कई जगह आप देखोगे अलग अलग टीचर इसको परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू की जगह परसेंट एम बाय एम भी बोलते हैं, परसेंट मास बाय मास भी, ठीक है, परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट मास बाय मास। क्योंकि मास और वेट फिजिक्स में तो आप इसको अलग अलग कंसिडर करते हैं, लेकिन हम केमिस्ट्री में मास वेट को ऑलमोस्ट सेम ही मान के चलते, और मास दे रखा हो या वेट दे रखा हो एक ही चीज़ के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए बुक्स में भी इस तरीके से आपको मिल जाएगा कि परसेंट वेट बाय वेट लिखा हो या परसेंट मास बाय मास लिखा हो, हम उसको सेम ही मानेंगे। परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू या परसेंट एम बाय एम लिखा हो, परसेंट वेट बाय वेट लिखा हो या परसेंट बाय वेट लिखा हो, ओनली परसेंट बाय वेट लिखा हो, तो भी उसका मतलब सेम है। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, थर्ड मोलैलिटी, एंड फोर्थ पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो 4 ही कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि इनको टेम्परेचर वेरी करने से इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये 4 कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इन्हें आप कॉपी करिए। अब हम 1 बाय 1 एक एक कंसंट्रेशन टर्म को देखेंगे, ठीक है। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट में देखें तो परसेंट बाय वॉल्यूम है, ठीक है, परसेंट बाय वॉल्यूम है। इस परसेंट बाय वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट या डिनोट कैसे करते हैं? परसेंट वी बाय वी हम इसको डिनोट करते हैं। अगर इसकी बात करें, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml मतलब मिलीलीटर, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज परसेंट बाय वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंट वी बाई वी, ठीक है। 11th क्लास में जैसे मैं पढ़ाता था तो मैंने कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए सिंपल से बोला, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन लिखनी है, तो कंसंट्रेशन को आप कैसे बोलते हो? कंसंट्रेशन है, ऊपर लिखा जाएगा हमेशा सॉल्यूट न्यूमरेटर में, और फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा? हमेशा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्वेंट सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म में आता है मोलैलिटी में, उसके अलावा सब में सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में मोल्स हो सकता है, मास हो सकता है, और वॉल्यूम हो सकता है सॉल्यूट का। ऊपर हमेशा सॉल्यूट आता है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में भी सेम है, मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, मोल्स भी हो सकता है, लेकिन या तो वो सॉल्यूशन होगा या फिर वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सॉल्वेंट सिर्फ एक केस में आता है, बाकी सब में सॉल्यूशन आता है। तो आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि नीचे सॉल्यूशन तो कितना होना चाहिए? 100 ml, और ऊपर सॉल्यूट कितना उस 100 ml में से, वो कहलाएगा परसेंट वी बाई वी या परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, या परसेंट बाई वॉल्यूम भी बोलते हैं, परसेंट वी बाई वी भी
बोलते हैं, अलग अलग नाम है, बोलने का तरीका है। फॉर्मूले के फॉर्म में अगर इसको हम लिखें तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है, बाइनरी है तब तो वो सॉल्यूट ही हो जाएगा, ठीक है। या सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, जिस भी कंपोनेंट का आपको निकालना है, ठीक है। विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो V बाई V का मतलब यही है कि ऊपर वाला V भी ऊपर वाला भी V वॉल्यूम है, नीचे वाला V भी वॉल्यूम है। ऊपर हमेशा सॉल्यूट के लिए होता है तो सॉल्यूट लिखा है, और नीचे सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के लिए होता है तो नीचे सॉल्यूशन लिखा। हाँ, यहाँ पर इसकी जगह आप थोड़ा सा इसको करेक्ट करके लिख सकते हैं कि जहाँ पे ये कंपोनेंट लिखा है, ठीक है, ये जो कंपोनेंट लिखा है इसकी जगह आप क्या लिख ले, इसकी जगह आप सॉल्यूट लिख ले, ठीक है। इस कंपोनेंट की जगह आप सॉल्यूट लिख ले, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट या परसेंट V बाई V ऑफ सॉल्यूट या परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, कैसे भी लिख ले, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और क्योंकि ये परसेंटेज हमें दे रखा है, ठीक है, परसेंटेज ही हमें दे रखा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई क्या करना पड़ेगा, हमें 100 भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये परसेंट V बाई V का फॉर्मूला है, तो इसको आप कॉपी करें। ठीक है, कंपोनेंट को इसलिए मैंने कैंसिल करा कि यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट लिख दिया, कंपोनेंट लिखता तब तो ठीक था, या तो यहाँ कंपोनेंट लिख लेते, क्योंकि ये सॉल्वेंट के लिए भी लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जनरली लिख किसी के लिए भी सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं और उसमें भी सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है, तो सॉल्यूट के लिए हम सारी बातें करते हैं जैसे मैंने बताया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते इसमें। एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, कैन यू टेल व्हाट 10% V बाई V इथेनॉल मीन्स। हमारे पास 10% V बाई V अगर किसी बॉक्स पे या किसी कंटेनर पे 10% V बाई V ऑफ इथेनॉल लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है। तो इसका बेसिक सा सिंपल सा मतलब है, परसेंट का मतलब कुछ नहीं दे रखा तो 100 हो गया, तो 100 ml में से, ठीक है, कितना ml इथेनॉल है, तो वो जो ऊपर 10 लिखा वही बता रहा है, ठीक है। तो 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ये बेसिक सा मतलब है 10% V बाई V का। 35 होता तो 35 ml होता आउट ऑफ 100 ml यानी, ठीक है। तो टोटल 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें से 35 ml क्या होता है हमारे पास, इथेनॉल या जो भी दे रखा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा सबसे बेसिक मीनिंग है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको कॉपी करें, फिर देखिए इस पे न्यूमेरिकल, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 10 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल इन अ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें बताना 100 ml सॉल्यूशन में के अंदर, ठीक है, 10 ml इथाइल एल्कोहल को मिक्स करा है, सॉरी टोटल 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें से 10 ml इथाइल एल्कोहल है, तो उसका परसेंटेज बाई वॉल्यूम या परसेंट V बाई V क्या होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की बात करूं मैं तो कितना दे रखा हमें, 10 ml दे रखा है। जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिला के ही तो हो रहा है 100, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगर मेरे को कैलकुलेट करने के लिए पूछ लिया जाता तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ सॉल्वेंट प्लस इधर जाएगा तो सॉल्यूट हो जाएगा। तो सॉल्वेंट अगर मुझे निकालना है तो कितना आ जाएगा, ये 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 90 ml आ जाएगा, ठीक है। तो परसेंट सिर्फ ऐसा नहीं सॉल्यूट का पूछ सकता है, वो सॉल्वेंट का भी पूछता तो सॉल्यूट का पूछा तो 10/100 हो जाएगा इंटू मल्टीप्लाई बाई 100, और अगर सॉल्वेंट का पूछ लेता तो 90/100 इंटू 100 कर लेता, ठीक है। तो किसी का भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो क्वेश्चन और ये कॉपी करें, फिर देखिए आगे इसमें, ठीक है। फिर इसने वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट पूछा है, तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देंगे, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल। इसकी वैल्यू हमने निकाली 10, सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी थी 100 ml इनटू मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 100, तो ये कितना हो गया, आंसर हमारे पास आ गया 10। तो 10% वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट जो कितना होगा वो कितना होगा 10% होगा। तो वो तो आपको देख के भी पता लग रहा है। तो क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा या वैसे नहीं करा रहा, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं और हम वैसे इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। बस एक बेसिक आइडिया के लिए एक क्वेश्चन मैंने लिए, बहुत सिंपल, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लें। चलिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे हम बढ़ते हैं, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। परसेंट जो वेट बाय वॉल्यूम है इसको हम डिनोट करते हैं परसेंट W बाई V, जैसा इसका नाम है वैसे ही
W ऊपर लिखा है तो वेट बाय वॉल्यूम मतलब नीचे V आएगा। ऊपर वाला जो W वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला जो V है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन भी उसी के अकॉर्डिंग दी गई है। द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, हम SI सिस्टम या फिर हम बोलते हैं MKS वगैरह में जैसे kg या हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है, kg यूज़ करो या लीटर यूज़ करो, ये नहीं यूज़ करते हम। मिलीग्राम या मिलीलीटर के अंदर हम डील करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, स्पेशली मोल कॉन्सेप्ट या कंसंट्रेशन टर्म्स में। क्यों? क्योंकि लेबोरेटरी में हम बहुत छोटे छोटे लेवल पे सॉल्यूशंस बनाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए ये सब मिलीलीटर और ग्राम्स के अंदर बात हो रही है, लीटर या kg में नहीं हो रही। तो पिछले डेफिनेशन में परसेंट V/V में भी आप देख रहे होंगे कि 100 ml में से कितना ml सॉल्यूट है, ठीक है, दोनों ml में बात करी। इसी तरीके से जब ग्राम वेट आ गया तो वेट में kg नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, ग्राम ही लेना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन ग्राम कितना होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। 100 ml क्यों ले लिया, क्योंकि परसेंट है यहाँ पे, तो 100 ले ले, और वॉल्यूम हम किस में ले रहे हैं, मिलीलीटर में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन में से कितना ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है वो क्या कहलाएगा, परसेंट W/V। तो फॉर्मूले के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट या परसेंट बाय वेट बाय, अलग अलग तरीके से लिखने के तरीके, ठीक है। तो विच इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, न्यूमरेटर में आएगा क्योंकि W ऊपर दे रखा है सॉल्यूट के लिए आएगा, और नीचे हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट दे रखा है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर ले, 100 कर ले, ठीक है। तो कॉपी करें इसको। चलिए फिर इसमें अगर हम बात करें, सिंपल सा वही बेसिक सा एक क्वेश्चन इसमें लिया हमने कि व्हाट इज मीन बाय 10% W/V। तो अब की बार इसका क्या मतलब है, तो ऑब्वियस ही बात है 10% का मतलब है कि अगर मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन है तो उस 100 ml सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास कितना 10 ग्राम ही क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो वही लिखा है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो वैल्यू लिखा है उसका मतलब इस तरीके से आप उसको रीड करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ है जो आगे फर्दर न्यूमेरिकल में हमें हेल्प करेगी, कि वो दे देगा कि हमारे पास जो सॉल्यूट है उसका परसेंट W/V वैल्यू इतनी है या W/W इतनी है या V/V इतनी है। तो उससे हमें अंडरस्टूड करना होगा कि इसमें सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूट कितना है, ताकि आगे कैलकुलेशन में हमें हेल्प मिल सके, ठीक है। तो कॉपी करें इसको। चलिए फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन इसमें भी ले लेते हैं, न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH when 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो हमें दे रखा है 10 ग्राम, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से, वैसे तो इसने डायरेक्ट ही बोल दिया, इससे कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 100 ml दे रखा है, देन, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ ये तो हमें डायरेक्ट देख के पता लग रही, इसे कॉपी करें। तो मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम ये हमें दे रखा है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml वो भी हमें दे रखा है, दो गिवन वैल्यूज है। आगे हम देखें इसमें, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ NaOH हमें निकालना है, तो बस वेट ऑफ सॉल्यूट हम लिख दे, जो कि हमें पता है कितना 10, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा 100, दोनों की वैल्यूज रखे और इसको क्या कर दे, कैलकुलेट कर दे। तो यहाँ से आप देखोगे तो 10 इसका आंसर आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट 10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये इस तरीके से बेसिक सा सिंपल सा न्यूमेरिकल लिया है, ठीक है। कोई इस तरीके से टफ न्यूमेरिकल इसलिए नहीं ले रहा हूँ या वैसे न्यूमेरिकल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक रिवीजन के फॉर्म में, और एक आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है पुराने जो आपने एक साल पहले पढ़े थे वो एक रिवाइज हो जाए, गो थ्रू आप हो जाओ, ताकि आगे आप जब इस चैप्टर को हम पढ़े तो इन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम ना है, ठीक है। तो उस तरीके से बेसिक से क्वेश्चन लिए, तो कॉपी करें इसको। चलिए फिर बढ़ते थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी, ठीक है। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है। और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो हमें क्या बताता है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताती है। तो मोलैरिटी को हम फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैपिटल M इक्वल्स टू N/V। N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वही चीज़ लिखा है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सबसे बेसिक सी डेफिनेशन N/V, ठीक है। तो यूनिट की अगर हम बात करें तो मोल्स पर लीटर हो जाएगी इसकी यूनिट, ठीक है। मोल्स की यूनिट मोल्स और वॉल्यूम की यूनिट लीटर ले ले या फिर मिली लीटर ले ले, जैसा आपको दे रखा हो, ठीक है। तो इसको कॉपी करें। देन फिर हम बात करें इसके आगे मोलरिटी को और कैसे हम लिख सकते हैं। तो हमें पता है मोलरिटी मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मोल को हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोल का फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, कौन सा, वेट वाला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये मोल की जगह मैंने वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखा, इनटू यहाँ पे लगाया 1000, कब, जब वॉल्यूम किस में आ जाए, मिलीलीटर में आ जाए। लीटर में आया तो सिर्फ 1/V लिखता, लेकिन जब मिलीलीटर में आएगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि पर लीटर सॉल्यूशन की यहाँ बात होती है, ठीक है। और इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको नोटेशन में लिखा हुआ लैंग्वेज में या नोटेशन में लिख दिया। तो वेट ऑफ सॉल्यूट को W से, मॉलिक्यूलर वेट को MW से, इनटू 1000 और वॉल्यूम इन ml, तो ये है ही, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है कि हम एलोब्रेट करके फॉर्मूले को लिखें, कोई एक वैल्यू इसमें दे रखी हो, कोई पूछी गई हो, बाकी वैल्यूज आपको दे रखी हो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कॉपी करें, चलिए। तो यहां से एक वो बेसिक जो फॉर्मूला है मोल के, जैसे मैं बताता हूं हमेशा कितने 4 फॉर्मूले होते, तो 4 में से एक ये फॉर्मूला है। एक तो अभी हमने यूज ही कर लिया था वेट वाला, है ना, और उसके अलावा इसमें ये एक फॉर्मूला और आ गया नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट, मोलरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से मोल कैलकुलेट करना है तो M/V से हम, ठीक है, मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार अगर वॉल्यूम लीटर में तब तो ठीक है, जैसे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तब तो मोल्स आएंगे। कई बार वॉल्यूम किस में दे रखा होता है, मिलीलीटर में दे रखा होता, तब हम उसको क्या बोलते हैं, मिली मोल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो या तो आप उसको कन्वर्ट कर ले, ठीक है, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर ले और फिर मोल बोल दे, या फिर आपको वैसे ही रखना है तो उसको मिली मोल्स भी बोला जाता है, ठीक है। कॉपी करें इसको, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये पहले भी बता चुका हूं मैं, डेसीमोलर कई बार लैंग्वेज में डायरेक्ट लिखा हुआ जाता है, ठीक है। तो डेसी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻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 ⁻
पावर -2, दैट मीन्स 0.01 मोलर। मिली का मतलब 10 की पावर -3 मतलब 0.001 मोलर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, 1/2 मतलब 0.5 मोलर। और डेका का मतलब होता है 10 की पावर 1, दैट मीन्स 10 मोलर। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना, कई बार डायरेक्ट लैंग्वेज में मोलरिटी आपको 1, 2 या इस तरीके से 1/3, 1/5 ना लिख के लैंग्वेज में लिख देगा डेसी, सेंटी, मिली, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसको कॉपी करें। चलिए फिर आगे हम देखें इसमें बेसिक सा एक क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय 1 मोलर NaOH। अगर आपको दे रखा है तो इसका मतलब होता क्या एक्चुअल में। इसका मतलब सिंपल सा है कि 1 मोल किसका, NaOH का, तो 1 मोल वो हमें पता है किसके बराबर होगा, उसके, ठीक है, इसके मोलर मास के बराबर। मोलर मास सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। तो 1 मोल बोल लो या 40 ग्राम ऑफ NaOH ऑन दिस सॉल्यूशन इन वाटर टू मेक अ लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। मैंने 1 मोल लिया NaOH का, या NaOH का 1 मोल किसके बराबर होगा, उसके 40 ग्राम उसके मोलर मास के बराबर होता है। 40 ग्राम मैंने क्या ऐड करा, पानी के अंदर ऐड करा, और उस पानी का जो, उस पानी के जो मैं बोल सकता हूँ उसको पानी का जो वॉल्यूम मैंने फिर ऐड कर बढ़ाते बढ़ाते कितना करा, 1 लीटर। 1 लीटर पानी में 40 ग्राम नहीं डाला मैंने, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। 1 लीटर में 40 ग्राम नहीं डाला है, 1 लीटर से कुछ कम। मैंने ऐसा मान लो कि आधे लीटर के अंदर ही 40 ग्राम डाल दिया और उसको डिसॉल्व कर दिया। अब मैंने उसमें पानी तब तक ऐड करता रहा जब तक फाइनल सॉल्यूशन कितना हो जाए, 1 लीटर हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो ध्यान रखना। तो वही लिखा है 1 मोल ऑफ NaOH on this solution in water to make a liter solution is called 1 molar solution of NaOH। ठीक है, तो ये बेसिक से इसकी डेफिनेशन है, उसको डिफाइन किया गया, इसको कॉपी करें। चलिए फिर बात करते हैं हम नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी
ठीक है, हमने अलग से पढ़ा था रिडॉक्स के अंदर, ठीक है, नॉर्मेलिटी बेसिक होता है क्या वो भी हमने बता दिया था, लेकिन इसको अलग से भी हमने देखा था। तो नॉर्मेलिटी को मोलरिटी और नॉर्मेलिटी फर्क क्या है, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं सबसे पहले तो। और डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे मोल एक नंबर होता है उसी तरीके से इक्विवेलेंट भी एक नंबर होता है, ठीक है। तो वही लिखा है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है वो उसके क्या बताता है, नॉर्मेलिटी बताता है। अगर फॉर्मूले की अगर बात करूं तो कैपिटल N इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर हमेशा सॉल्यूट आएगा और नीचे हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। और सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, लाइक मोलरिटी में आता है। तो बिल्कुल पैरेलल उसी की तरह है। यूनिट की बात करें तो जैसे वहाँ पे मोल पर लीटर होता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट की यूनिट भी हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट ही बोलते हैं, इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो कॉपी करें इसको। देन आगे हम बात करें, इसको भी हम एलोबरेट करके लिख सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी को हम क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे हम नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वैसे ही इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सिर्फ इतना डिफरेंस है, मोल्स में ऊपर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आता है नीचे, और इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आएगा। तो यहां पर वही लिखा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आता तो मोल बन जाता, इक्विवेलेंट वेट आया तो ये क्या बन गया, इक्विवेलेंट्स बन गया। इनटू फिर 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml ले लो, 1000 आपने लगाया तो, ठीक है। या फिर नोटेशन में अगर आपको लिखना है तो वेट अपॉन EW मतलब इक्विवेलेंट वेट हो गया, ठीक है, इनटू 1000 और वॉल्यूम इन ml है, ठीक है। तो सेम जैसे मोलरिटी था वैसे नॉर्मेलिटी उसके पैरेलल हमने लिखा है। कॉपी करें इसको। चलिए फिर अब यहां पर अब बात आ रही इक्विवेलेंट वेट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता ही है, तो यहाँ पे दोनों चीज है, न्यू डेफिनेशन और ओल्ड डेफिनेशन दोनों लिखी। ओल्ड डेफिनेशन जैसे कि रिडॉक्स में हमने पढ़ा था, द वेट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंबाइंस और डिस्प्लेस विथ 1, हमने वहां 1 ग्राम लिखा था और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ये तो ओल्ड डेफिनेशन है। और मॉडर्न डेफिनेशन या न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस टू द वैलेंस फैक्टर। जिस भी सब्सटेंस का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है वो कुछ भी हो सकता है, तो उसका मोलर उसके वैलेंस फैक्टर से। अब ये वैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हमने बहुत डिटेल में रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ा था। और फिर भी कुछ कॉमन कंपाउंड जैसे एसिड, बेस या सॉल्ट होते हैं तो उनका वैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देख लेते ताकि हमें अगर यूज होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो इसको कॉपी करें। चलिए, तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट की बात करी थी हमने, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला वेट ऑफ मॉलिक्यूलर, फॉर्मूला वेट भी बोलते हैं, मतलब जो भी उसका फॉर्मूला लिखा है, या फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय जो वैलेंस फैक्टर होता है किसका, एसिड का, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी, ठीक है। तो वैलेंस फैक्टर ऑफ एसिड को हम बोलते हैं बेसिसिटी। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स ऑफ एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। तो बेसिसिटी कैसे निकालोगे, एसिड में कितने H+ वो लूज कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन में, वो उसकी क्या कहलाएगी, बेसिसिटी, और वही उसका क्या बन जाएगा, वैलेंस फैक्टर। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखें HCl है, तो HCl के अंदर एक H है, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय उसका वैलेंस फैक्टर 1 या उसकी बेसिसिटी 1, तो मॉलिक्यूलर वेट HCl का 36.5 डिवाइड बाय 1, तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट HCl के केस में सेम ही आता है। H2SO4 की अगर हम बात करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन है जो एक्वस सॉल्यूशन में हम रिप्लेस कर सकते हैं या वो H+ लूज करते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का 98, 2 हाइड्रोजन जो इसमें लूज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, वही उसकी क्या बन जाती है, बेसिसिटी, वही उसका वैलेंस फैक्टर हम बोलेंगे। तो ये हो जाएगा 98 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट H3PO4 के लिए देख ले, फॉस्फोरिक एसिड के लिए इसमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो 98 डिवाइड बाई 3, ठीक है, और 32.6 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स है एसिड के केस में, तो इनको कॉपी करें आप। फिर आगे हम बात करें इसी तरीके से H3PO4 था पीछे, है ना, सही है। तो यहाँ पर है H3PO3, तो H3PO4, H3PO3,
PO2, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर से आपको पता लगा कितने H+ लूज करेगा, तो ये ऑलरेडी हम कई बार केमिकल बॉन्डिंग में, रिडॉक्स में और ये डिस्कस कर चुके हैं। तो स्ट्रक्चर से हमें पता लगता है कि ऑक्सीजन से जो अटैच्ड, ये कैसे कहलाते हैं, ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं। ऑक्सीजन से अटैच जो हाइड्रोजन है वही एक्वा सॉल्यूशन में लूज होगा या रिप्लेस होगा। जो हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से अटैच्ड है, ठीक है, वो लूज नहीं होगा, वो एसिडिक नहीं होगा। तो आप ये आपका होमवर्क के साथ इन फॉर्मूले के साथ आप क्या बना लें, इनके स्ट्रक्चर्स भी बना लें, ताकि आपको पता लग जाएगा और एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 3 की जगह 2 हाइड्रोजन तो क्या ऑक्सीजन से अटैच होते हैं, और ठीक है, एक हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से अटैच होता है, तो वो लूज नहीं होता। तो 2 ही इसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है, इसलिए 2 से ही डिवाइड करा इसको, ठीक है। इसी तरीके से H3PO4 की हम बात करेंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है सभी का मॉलिक्यूलर मास इसने 98 दे दिया है ना, तो चेक कर लेना। 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32, 64, और फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा, 32। तो ठीक है, कुछ गड़बड़ है, नहीं फॉस्फोरस का होता है ना 31, और कितना हो गया 34 प्लस ये तो सही है 98। यहाँ पर आप देखोगे 3 ऑक्सीजन आ गए, है ना, 3 ऑक्सीजन आ गए, तो कितने हो गए, ये हो गया हमारे पास 48 प्लस 31 इसका और 3 इसका, तो 34, है ना। तो 34 प्लस 52 और कितना हो जाएगा 82। तो करेक्ट कर लेना ये वैल्यूज़, ठीक है। मैंने भी अभी ध्यान नहीं दिया, अभी देखा। तो इसमें ठीक है, क्योंकि मुझे पता है फॉस्फोरस का कितना होता है 31 होगा, है ना। ऑक्सीजन का मुझे पता ही है 16 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। नहीं तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, 3 हाइड्रोजन के लिए 3 और 1 फॉस्फोरस के लिए 31, तो 34 प्लस 48, ठीक है, ऐड कर ले आप, तो ये आपको हो जाएगा, ठीक है, 52 प्लस 32 तो 82, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना, ये सब जगह 98 लिख दिया, ये 82 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल होके ये कितना आ जाएगा 41। इसी तरीके से इसको H3PO4 फिर से सेम लिख दिया इसने, H3PO4, है ना। तो यहाँ पर H3PO4 तो अभी लिखा ही था, ये हो जाएगा यहाँ पे H3PO होगा सिर्फ ये, ठीक है, PO3 होगा, PO2 कर लेना इसको, ठीक है। 4 की जगह ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा 2, एक फॉस्फोरस से, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको बताइए इस तरीके से होगा, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो सब में आएगा, ठीक है, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन सब में आएगा। उस केस में 2 हाइड्रोजन अटैच थे, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन और इससे हाइड्रोजन, और रिमेनिंग 2 जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट फॉस्फोरस से अटैच्ड है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका बनाया मैंने, H3PO2 का, ठीक है, H3PO2। तो सिर्फ एक हाइड्रोजन ये रिलीज होगा इस केस में, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और मोलर मास अब कैलकुलेट कर ले, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 32 प्लस कितना हो जाएगा 32 प्लस 34, तो ये हो जाएगा कितना 66। तो इसको करेक्ट कर लेना, ये फिर से 66, और ये वैल्यू भी कितनी आएगी 66, ठीक है। थोड़ा सा इन केस देख लेना स्लाइड्स, ठीक है, कहीं ऊपर नीचे हो, कहीं पीछे भी ऐसा रह गया हो, ठीक है। मैंने अभी अचानक से देखा तो मुझे 98 नजर आया, इसलिए मेरे ध्यान पर आ गया। इनकेस पीछे भी कुछ हो तो परेशान मत होना, कैलकुलेशन में इतना बेसिक आपको अब 12th में आ गया हो, आइडिया तो लग ही गया, तो वो चीज़ें करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो एक तो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, किसका बनाया ये H3PO2 का बनाया। इसी तरीके से H3PO3 का जब बनाओगे, एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएगी, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, और H3PO4 बनाओगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ और ऐड हो जाएगी, तो वही हाइड्रोजन जो लूज होगा जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लेना। चलिए फिर आगे हम देखें, इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्जेलेट एसिड दे दिया, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड दे दिया H2C2O4। तो एक बार सबका चेक कर लेना, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ अभी। 4 का कितना हो जाएगा फिर से 32 और 64 और 2 कार्बन का कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 64 और 24 कितना हो गया 90, फिर से कुछ गड़बड़ दे रखा है। 4 ऑक्सीजन है ना, तो ये तो हो गया 64 प्लस
ठीक है, सॉरी 64 प्लस 24, तो सही है, ये तो सही दे रहेगा, ठीक है, प्लस 24 प्लस 90 आएगा, तो 90 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू लिख नहीं रखी इसके लिए, तो इसको लिख लेना, कितना आ जाएगा ये 45 आ जाएगा, ठीक है, ये सही है, ऑक्जेलिक एसिड कहलाता है ये, ठीक है। इसका भी चाहो तो स्ट्रक्चर बना लेना, C सिंगल बॉन्ड C, और एक कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और दूसरे से ऑक्सीजन और H, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, ये ऑक्जेलिक एसिड है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दो लूज करेंगे तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। चलिए, तो ये तो हमने बात करी किसके, एसिड्स की बात करी, तो थोड़ा सा जो भी करेक्शन और स्ट्रक्चर ये आप बना लेना अपने हिसाब से। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस की, तो बेस की अगर हम बात करें तो बेस में भी सेम ये फॉर्मूला वेट ऑफ बेस या मॉलिकुलर वेट ऑफ बेस लिखो, और नीचे एसिडिटी ऑफ बेस, और एसिडिटी ऑफ बेस ही उसका, बेस के केस में हम एन फैक्टर को एसिडिटी बोलते हैं, और एसिड के केस में एन फैक्टर को हम बेसिसिटी बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपोजिट है, रिवर्स है यानी, ठीक है। तो सेम कहानी है इसमें भी। अब बेस की एसिडिटी क्या होगी कि कितने OH माइनस आयन वो लूज कर रहा है एक बार सॉल्यूशन में, वो उसकी क्या कहलाएगी, बेसिक एसिडिटी कहलाएगी बेस की। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ बेस इज कॉल्ड एसिडिटी, ठीक, तो इसको एक बार कॉपी कर ले पूरे को। चलिए, तो इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको। बेरियम हाइड्रोक्साइड दे दिया जैसे, तो इसका मॉलिकुलर मास, ठीक है, 171.33 डिवाइड बाई 2 OH माइनस जाएंगे। इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड के अंदर 3 OH माइनस जाएंगे, तो मॉलिकुलर वेट को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मॉलिकुलर मास आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना एक बार अपनी तरफ से, है ना। देन ये तो हुआ एसिड, हुआ बेस हो गया। अब बात करते हैं सॉल्ट की। तो सॉल्ट का अगर आपको क्या निकालना है, सॉल्ट का अगर आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो सॉल्ट का ऊपर मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्ट आएगा और नीचे टोटल चार्ज ऑफ द कैटाइन और एनाइन ऑफ द सॉल्ट। क्योंकि हमें पता है कोई सॉल्ट जो बनता है वो किससे बनता है, कैटाइन और एनाइन से मिलके बनता है, और कैटाइन पे टोटल जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एनाइन पे उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, तभी दोनों कंबाइन होकर एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। तो टोटल आइदर पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो या टोटल नेगेटिव चार्ज काउंट कर लो, जो चार्ज होगा, ठीक है, सॉल्ट पे आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, वही उसका क्या बन जाता है, एन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ एन फैक्टर क्या है, टोटल चार्ज ऑफ द कैटाइन और एनाइन। तो एग्जांपल के लिए जैसे देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 दे दिया, तो हमें पता है जो K2Cr2O7 है, ठीक है, ये K2Cr2O7 है, ये कैसे ब्रेक होता है, 2K प्लस पोटेशियम आयन में प्लस Cr2O7 2 माइनस आयन में, ठीक है, डाइक्रोमेट आयन इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो एक K प्लस पे एक पॉजिटिव चार्ज, टोटल कितने हैं यहाँ पे, 2K हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज, और ये पूरे पे डाइक्रोमेट पे 2 नेगेटिव चार्ज। तो आइदर प्लस का लो या माइनस का लो, ठीक है। एन फैक्टर हमेशा कैसे लोगे आप, पॉजिटिव लोगे, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका टोटल मॉलिकुलर वेट, ठीक है, ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, इसका मॉलिकुलर वेट लिख लेना, डिवाइड बाय इसका वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आइदर पॉजिटिव चार्ज वो भी 2 आ रहा है और नेगेटिव चार्ज भी क्या आ रहा है, 2 आ जा रहा है, ठीक है। इसको कॉपी कर ले एक बार। चलिए, तो ये आज के लेक्चर में हम आप देखोगे, तो आज के लेक्चर में हमने क्या करा है, बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में एक आइडिया लिया है, और सॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं, तो कंपोनेंट बेसिस पे भी हमने बात करा और फिजिकल स्टेट पे भी हमने बात करा। फिजिकल स्टेट पे भी स्पेसिफिक लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड को ही हमें डिटेल में पढ़ना है, और सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन उसकी डिफाइन करना पड़ेगी। तो कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए 2 कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड करा, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दोनों में 4-4 कंसंट्रेशन टर्म है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट जो कंसंट्रेशन टर्म थे वो आज के लेक्चर में हमने देखे, ठीक है। पहला परसेंट V/V, फिर परसेंट W/V, फिर मोलरिटी, फिर नॉर्मेलिटी, ठीक है। रिमेनिंग जो 4 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो एक बार बस एक ओवरव्यू रिवाइज करने के लिए, आपको कोई ऑलरेडी पहले आप पढ़ चुके हैं और नहीं भी पढ़ा, नहीं भी समझ में आया, तो इतना बेसिक से लिया मैंने कि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।